सोचो अगर कोई इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाए लेकिन टेक्नोलॉजी उसकी आवाज, उसकी आदतें और उसकी शक्ल तक वापस ला दे, क्या वो वाकई वही इंसान होगा या एक डुप्लीकेट कॉपी? आज की कहानी इसी खौफनाक सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। कहानी शुरू होती है ऐश और मार्ता से। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक खुश रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ऐश की एक बुरी आदत है। वो अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया पर गुजारता है। हर वक्त उसका ध्यान फोन की स्क्रीन पर होता है। एक दिन दोनों पेट्रोल पंप पर रुके होते हैं। ऐश गाड़ी के अंदर बैठा अपने फोन में इतना खो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मार्ता बाहर खड़ी उसका नाम लेकर दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। जब काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मार्ता खुद ही डोर खोल देती है। इसी छोटे से सीन से हमें समझ आ जाता है कि ऐश अपनी डिजिटल दुनिया में कितना डूब चुका है। इसके बाद दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते पर दोनों की नॉर्मल और प्यारी बातें देखकर लगता है कि इनके बीच बहुत गहरा कनेक्शन है। घर पहुंचने के बाद मार्ता अपने काम में अलग जाती है जबकि ऐश फिर से फोन में बिजी हो जाता है। मार्ता उसे देखकर थोड़ी सी नाराज होती है और उससे पूछती है, तुम दिन भर फोन में आखिर करते क्या हो? ऐश मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने अपने बचपन की एक पुरानी फोटो अपलोड की है और उसे लगता है लोग उस फोटो का मजाक बनाएंगे। लेकिन मार्ता उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे बल्कि फोटो पसंद करेंगे, क्योंकि बचपन में वो बहुत क्यूट लग रहा था। दोनों कुछ देर तक हंसी मजाक करते हैं और फिर रात गुजर जाती है। अगली सुबह ऐश मार्ता को बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन मार्ता बताती कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो उसे शाम तक कंप्लीट करना है, इसलिए वो घर पर ही रुकेगी। ऐश कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो सब कुछ बदल देता है। शाम हो जाती है, फिर रात होने लगती है, लेकिन ऐश घर वापस नहीं आता। शुरू में मार्ता सोचती है शायद किसी काम में फंस गया होगा। वो बार बार उसका फोन मिलाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो ऐश के दोस्तों को कॉल करती है लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। हर गुजरते मिनट के साथ मार्ता की बेचैनी बढ़ती चली जाती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। मार्ता जल्दी से दरवाजा खोलती है। बाहर दो पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं। उनकी बात सुनते ही मार्ता की दुनिया एक पल में टूट जाती है। पुलिस बताती है कि ऐश का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो जिंदा नहीं बच सका। ये सुनते ही मार्ता बिल्कुल टूट जाती है। जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी के सपने देखे थे, एक दिन वो उसे हमेशा के लिए छोड़ जाता है। इस सदमे में वो बिल्कुल टूट सी जाती है। कुछ दिन बाद मार्ता की एक दोस्त उसे मिलने आती है। वो मार्ता की हालत देखकर उसकी मदद करना चाहती है। तब वो एक अजीब टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। उसका कहना होता है कि एक ऑनलाइन सर्विस है जो किसी मर चुका इंसान के सोशल मीडिया पोस्ट, मैसेज, ईमेल्स और ऑनलाइन डेटा को एनालाइज करके उसकी तरह बात कर सकता है। यानी ऐश की तरह सोचना, ऐश की तरह जवाब देना और ऐश की तरह बात करना। मार्ता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है ये सब पागलपन है और कोई भी टेक्नोलॉजी ऐश की जगह कभी नहीं ले सकती। लेकिन उसकी दोस्त चुपके से उस वेबसाइट पर मार्ता का अकाउंट बना देती है। कुछ वक्त बाद मार्ता के पास एक नोटिफिकेशन आता है और यहीं से उसकी जिंदगी एक बार फिर बदलने वाली होती है। मार्ता पहले तो उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ उसके दर्द के फायदे उठाने के लिए एक तरीका है। लेकिन उसी वक्त उसे एक और बड़ी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर उसकी इमोशनल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो ये खुशी किसी अपने के साथ शेयर करना चाहती है, इसलिए वो अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन उसकी बहन फोन रिसीव नहीं करती। मार्ता खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। इसी तन्हाई में आखिरकार वो ऑनलाइन सर्विस को एक मौका देने का फैसला करती है। जैसे ही वो अकाउंट एक्टिव करती है, उसके सामने ऐश का नाम से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। पहले तो मार्ता को लगता है कि ये सब फेक होगा, लेकिन धीरे धीरे रिप्लाईज इतने नेचुरल लगने लगते हैं कि उसे हैरानी होने लगती है। हर जवाब बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ऐश रियल लाइफ में दिया करता था। कुछ देर बाद सिस्टम एक नया ऑप्शन देता है। अगर मार्ता सिर्फ चैट नहीं बल्कि ऐश की आवाज भी सुनना चाहती है तो उसे ऐश की वॉइस रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी। मार्ता अपने पुराने वीडियोस और वॉइस क्लिप्स अपलोड कर देती है। कुछ ही देर बाद उसके फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम लिखा होता है ऐश। कांपते हुए हाथों से मार्ता कॉल रिसीव करती है। जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आवाज बिल्कुल ऐश जैसी होती है। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे ऐश सच में वापस आ गया हो। वो रोते हुए उससे पूछती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सिस्टम उसकी हर बात का जवाब देता है और धीरे धीरे मार्ता का ज्यादा से ज्यादा वक्त इसी एआई वर्जन के साथ गुजरने शुरू हो जाता है। अब वो घर में अकेली बैठी उससे घंटों बातें करती रहती है। जब भी बाहर निकलती है फोन पर उससे बात करती रहती है। वो पुरानी जगहों पर जाकर उसे पुरानी यादें सुनाती है। हर वो जगह जहाँ कभी दोनों साथ गए थे अब सिर्फ यादों का हिस्सा बन चुकी होती है। धीरे धीरे मार्ता असली
दुनिया से दूर होती चली जाती है। ना वो दोस्तों से बात करती है, ना फैमिली से मिलना चाहती है। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उस एआई ऐश के इर्द गिर्द घूमने लगती है। एक दिन कॉल के दौरान एआई ऐश उससे बताता है कि एक और एडवांस सर्विस अवेलेबल है। वो कहता है कि अगर मार्ता चाहे तो सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि उसका एक फिजिकल बॉडी भी तैयार किया जा सकता है। एक ऐसा आर्टिफिशियल इंसान जो देखने में बिल्कुल ऐश जैसा होगा, लेकिन इस अपग्रेड की एक बड़ी कीमत होती है। ये सर्विस बहुत महंगी होती है, लेकिन मार्ता के लिए पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। उसके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ ऐश को एक बार फिर अपने पास महसूस करना होता है। वो बिना सोचे समझे ये अपग्रेड परचेस कर लेती है। कुछ दिन बाद उसके घर एक बहुत बड़ा पार्सल डिलीवर होता है। जब मार्ता उस पार्सल को खोलती है तो अंदर एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी होती है। वो बिल्कुल बेजान होती है। उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि इसे एक्टिव कैसे करना है। मार्ता फोन पर एआई से बात करती है। उसके बताए हुए स्टेप्स फॉलो करते हुए वो उस बॉडी को बाथरूम के टब में रखती है। उसमें दिए गए केमिकल्स पैकेट्स डालती है और फिर बाथरूम का दरवाजा बंद करके बाहर इंतजार करने लगती है। घर में पूरी खामोशी होती है। कुछ मिनट्स बाद बाथरूम के अंदर से हल्की सी आवाज आती है। मार्ता का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ देखती है और उसके सामने खड़ा होता है बिल्कुल ऐश जैसा दिखने वाला एक आर्टिफिशियल इंसान। उसकी शक्ल, उसका चेहरा, उसकी हाइट, उसकी आवाज सब कुछ ऐश जैसे होती है। बस एक चीज अलग होती है, वो इंसान नहीं होता। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ एक परफेक्ट क्लोन होता है। और यहीं से मार्ता की जिंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक सफर शुरू होता है। शुरू में मार्ता उस आर्टिफिशियल ऐश को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके सामने खड़ा ये इंसान असल में एक मशीन है। वो उसे बस दूर से देखती रहती है, जैसे उसकी आंखें जो देख रही हैं उन पर भरोसा ही ना हो। क्लोन ऐश मार्ता से पूछता है कि क्या उसके लिए कपड़े हैं। तब मार्ता उसके लिए ऐश के पुराने कपड़े निकाल कर लाती है। जैसे ही वो कपड़े पहनता है, एक पल के लिए लगता है जैसे असली ऐश वापस आ गया हो। धीरे धीरे मार्ता उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगती है। एक दिन वो साथ लेटे होते हैं तो मार्ता उसे बताती है कि ऐश को यहाँ पे तिल था, तो वो उसी वक्त वहाँ तिल ले आता है। वो मार्ता को बताता है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वो आपस में बहुत कुछ करते हैं। उसके साथ खाना खाना, उसके साथ बातें करना। घर से बाहर ही नहीं निकलती मार्ता। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन सिर्फ देखने में। असल में हर दिन मार्ता को एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ ऐश की कॉपी है, ऐश खुद नहीं। एक दिन मार्ता उसके साथ अपने रिश्ते को पहले जैसे बनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोन सीधा जवाब देता है कि उसके पास सिर्फ ऑनलाइन डेटा है। उसे इमोशंस का एहसास नहीं होता और ना ही उसे उन प्राइवेट मोमेंट्स का एक्सपीरियंस है जो सिर्फ दो लोगों के बीच होते हैं। वो कहता है तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। यही बात मार्ता को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि असली ऐश कभी हर बात नहीं मानता था। कभी मना करता था, कभी जिद करता था, कभी दोनों की बहस भी हो जाती थी। और वही छोटी छोटी खामियां उसे एक असली इंसान बनाती थी। अब मार्ता हर वक्त क्लोन को कंपेयर करने लगती है। वो बार बार कहती है रियल ऐश ऐसा नहीं करता था, वो इस बात पर हंस पड़ता, वो मुझे इस तरह जवाब देता। लेकिन क्लोन हर बार सिर्फ मार्ता को खुश करने की कोशिश करता है। उसकी अपनी कोई सोच, कोई फीलिंग्स और कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। एक रात मार्ता की आंख अचानक खुल जाती है। वो देखती है कि क्लोन ऐश उसके पास बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है और उसकी आंखें खुली हुई हैं। वो पूरी रात बिना हिले वहीं लेटा रहता है। ये देखकर मार्ता बुरी तरह घबरा जाती है। वो उसे कहती है कि सोते वक्त आंखें बंद रखा करो। क्लोन तुरंत जवाब देता है ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है, वो हर बात मान लेता है। उसमें ना गुस्सा है, ना जिद है, ना कोई अपनी मर्जी। और इसी वजह से मार्ता को हर रोज और ज्यादा महसूस होने लगता है कि चाहे ये कितना भी परफेक्ट दिखे, ये ऐश कभी नहीं बन सकता। एक दिन गुस्से में मार्ता उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि चले जाओ। लेकिन अगली सुबह जब वो दरवाजा खोलती है तो क्लोन वहीं खड़ा होता है। तो मार्ता उसे कहती है कि तुम गए क्यों नहीं। तो क्लोन जवाब देता है कि मेरी रेडियस यहीं तक है, तुमसे मैं 17 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मार्ता को लगता है कि ये बिल्कुल भी प्यार नहीं हो सकता, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग है। आखिर मार्ता क्लोन को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचती है। वो उसे कहती है अगर तुम वाकई ऐश हो तो यहाँ से जंप करके दिखाओ। क्लोन बिना कोई सवाल किए किनारे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कूदने वाला होता है मार्ता जोर से चिल्लाती है और उसे रोक देती है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे होते। वो रोते हुए कहती है असली ऐश कभी मेरी हर बात नहीं मानता, वो मुझे रोकता, मुझसे लड़ता, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा नहीं मानता। पहली बार क्लोन भी इमोशनल रिएक्शन दिखाता है। वो कहता है मैं मरने नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मार्ता समझ चुकी होती है कि ये इमोशन भी असली नहीं है, ये सिर्फ उस डेटा का हिस्सा है जो सिस्टम ने इंटरनेट से सीखा है। समय बीत जाता है, हमें कहानी कुछ साल बाद दिखाई जाती है। अभी मार्ता की एक बेटी है और आज उसका बर्थडे है। केक काटने से पहले वो कहती है कि वो ऐश को भी केक खिलाना चाहती है। तब हमें पता चलता है कि मार्ता ने उस क्लोन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने उसे घर के ऊपर वाले स्टोर रूम में छुपा कर रखा हुआ है। वो सिर्फ खास मौकों पर ही बाहर आता है। ना वो फैमिली का हिस्सा बन सका
और ना ही मार्था उसे पूरी तरह छोड़ पाई। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये हमें बताता है कि टेक्नोलॉजी किसी इंसान की आवाज, उसकी शक्ल और उसकी आदतें कॉपी कर सकती है, लेकिन उसकी रूह, उसकी फीलिंग्स और उसका किरदार कभी कॉपी नहीं कर सकती। मार्था की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। वो अपने दर्द से भागने के लिए एक आर्टिफिशियल दुनिया में जाने लगी, लेकिन जितना वो उस फेक एज के करीब गई उतना ही उसे महसूस हुआ कि असली इंसान की जगह कोई मशीन कभी नहीं ले सकती। ये एपिसोड एक और इम्पोर्टेंट बात भी समझाता है। आज की कंपनीज पहले हमें फ्री या आसान सर्विस देती हैं। जब हम उन सर्विस के आदी हो जाते हैं तब धीरे धीरे नए अपग्रेड्स और प्रीमियम फीचर्स के नाम पर हमसे पैसे लिए जाते हैं। मार्था के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहले सिर्फ मैसेज मिले, फिर वॉइस कॉल और फिर आखिर में बहुत महंगा ह्यूमन क्लोन बॉडी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट मूवी किस बारे में चाहिए।